नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और जी जान लगा दीजिए अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका गाइड फिर से आपके लिए शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आपके बीच आया हूँ। आज हमारा डिस्कशन होगा, आज हम अध्ययन करेंगे मध्यकालीन भारत पर। और मध्यकालीन भारत के अंतर्गत हम देखेंगे कि मध्यकालीन भारत के जो ऐतिहासिक स्रोत हैं उससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को यानी एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे आज हम। तो फटाफट से वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है जो आपको उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रोवाइड कराता है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाने का प्रयास करेगा। आपको आपके लक्ष्य तक आपको आपके लक्ष्य हासिल करने में आपका साथ देगा। दोस्तों, बड़ी मेहनत के साथ इस वीडियो को आपके लिए तैयार किया जाता है। दोस्तों, हमारा लक्ष्य है आपकी सफलता। तो चलिए शुरू करते हैं शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का। आज का पहला प्रश्न आइए देखते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ यात्री दिया हुआ है, दूसरे तरफ देश। आपको बताना है किस यात्री का संबंध किस देश से नहीं है जो इसमें दे रहा है। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए तो फटाफट से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यात्री इब्ने बतूता का संबंध है मोरक्को से, मार्को पोलो का संबंध है इटली से, अब्दुल रज़्ज़ाक का संबंध है तुर्की से, नूनिश का संबंध है पुर्तगाल से। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों, निम्नलिखित में से जो युग्म सुमेलित नहीं है, आइए देखते हैं। तो इब्ने बतूता मोरक्को का यात्री है, मोरक्को देश से संबंधित है, सही है। मार्को पोलो का संबंध इटली से है, सही है। नूनिश का संबंध पुर्तगाल से, सही है। अब्दुल रज़्ज़ाक का संबंध तुर्की से। दोस्तों, तो ये गलत हो जाएगा, यही आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों, अब्दुल रज़्ज़ाक तुर्की से संबंधित नहीं है, इसका संबंध है फ़ारस से। तो ऑप्शन क्या राइट होना चाहिए, यहाँ पे फ़ारस होना चाहिए, तभी राइट होता। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, आज का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। दूसरा प्रश्न पूछता प्यारे दोस्तों कि भारत में मुस्लिम शासन व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। भारत में मुस्लिम शासन व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आपके ऑप्शन है अरबों को, तुर्कों को, मंगोलों को या फिर मध्य यूरोपियों को। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि भारत में मुस्लिम शासन व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है। दोस्तों, माफ़ कीजिएगा कि जो पीछे से आवाज़ आ रही है वो गाड़ियों की आवाज़ है, क्योंकि मैं रास्ते में हूँ, एक जगह रोक करके वीडियो बना रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो भारत में मुस्लिम शासन व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक तुर्कों को माना जाता है। दोस्तों, किसको माना जाता है, तुर्कों को माना जाता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन भारत की अपेक्षा मध्यकालीन भारत का इतिहास अधिक सरलता से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है इतिहासकारों का बहुतायत, साहित्यिक स्रोतों की उपलब्धता, मृत मृत भांडों की बहुतायत या इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए दोस्तों कि क्या उत्तर होना चाहिए। प्राचीन भारत की अपेक्षा मध्यकालीन भारत का इतिहास अधिक सरलता से जाना जाता है, क्योंकि। तो दोस्तों, प्राचीन भारत की अपेक्षा मध्यकालीन भारत का इतिहास अधिक सरलता से जाना जाता है क्योंकि साहित्यिक स्रोतों की उपलब्धता के कारण। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अरबों द्वारा सिंध की विजय का इतिहास हमें किस ऐतिहासिक रचना से सर्वप्रथम मिलता है। यानी अरबों द्वारा सिंध की विजय का इतिहास हमें किस ऐतिहासिक रचना से प्राप्त होता है। आपका ऑप्शन है तुगलकनामा, रेहला, अखबार, अलसिन वलहिंद या चचनामा। तो दोस्तों, अरबों द्वारा सिंध की विजय के इतिहास हमें जिस ऐतिहासिक रचना से मिलता है वो है चचनामा। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है तबकाते नासरी, जिसमें मोहम्मद गौरी की भारत विजय और दिल्ली सल्तनत का 1260 ईस्वी तक का इतिहास मिलता है, का लेखक कौन है। आपके ऑप्शन है मिनहारुस सिराज, अलबरूनी, वाकपति, जियाउद्दीन बर्नी।
तो दोस्तों तबक़ात नासिरी जिसमें मोहम्मद गौरी की भारत विजयी और दिल्ली सल्तनत का 1260 ईस्वी तक का इतिहास मिलता है कि लेखक कौन था, यानी कि तबक़ात नासिरी का लेखक कौन था। तो तबक़ात नासिरी का लेखक था प्यारे दोस्तों मिनहाज उस सिराज। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है प्यारे दोस्तों, तो तारिकुल हिंद 11वीं शताब्दी के प्रारंभ के हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान तथा धर्म का आंखों देखा सजीव वर्णन किया गया है कि लेखक कौन है। आपके ऑप्शन है इब्ने बतूता, बर्नी, फिरोज शाह तुगलक, अल बरूनी। तो प्यारे दोस्तों तारिकुल हिंद 11वीं शताब्दी के प्रारंभ के हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान तथा धर्म का आंखों देखा सजीव वर्णन किया गया है कि लेखक हैं। लेखक कौन होगा दोस्तों? तो लेखक होगा प्यारे दोस्तों अल बरूनी। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुरक्को यात्री इब्ने बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में न्यायिक पद पर आसीन था, उसने किस पुस्तक की रचना की। आपके ऑप्शन है तारीख मसूदी, जैनुल अखबार, किताबुल हिंद, तारीख फिरोजशाही। तो प्यारे दोस्तों मुरक्को यात्री इब्ने बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में न्याय पद पर आसीन था, उसने किस पुस्तक की रचना की। तो किताबुल हिंद की रचना की। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी गई? तो दोस्तों तो ये अरबी भाषा में लिखी गई है। ये भी याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, किस विदेशी यात्री को प्रकृति प्रेमी माना जाता है, जिसने अपनी रचनाओं में भी पशु पक्षियों तथा वनस्पति आदि का सुंदर वर्णन किया है। आपके ऑप्शन है अलबरूनी, इब्ने बतूता, मार्को पोलो, अब्दुल रज़्ज़ाक। तो दोस्तों जिस विदेशी यात्री को प्रकृति प्रेमी माना जाता है, जिसने अपनी रचनाओं में पशु पक्षियों तथा वनस्पति आदि का सुंदर वर्णन किया, उसका नाम है इब्ने बतूता। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, किसकी आत्मकथा के बारे में इतिहासकार लेनपुल ने लिखा है कि उसकी आत्मकथा उन बहुमूल्य लेखों में से एक है जो समस्त युगों में बहुमूल्य रही है। तो दोस्तों जिसकी आत्मकथा के बारे में इतिहासकार लेनपुल ने लिखा है कि उसकी आत्मकथा उन बहुमूल्य लेखों में से एक है जो समस्त युगों में बहुमूल्य रही है। आपके ऑप्शन है फिरोज तुगलक, हुमायूं, बाबर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा बाबर। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्यारे दोस्तों कि हुमायूं नामा किसकी रचना है। के ऑप्शन है गुलबदन बेगम, शेख जैदुद्दीन, मिर्जा हैदर तुगलक या निजामुद्दीन अहमद। हुमायूं नामा किसकी रचना है। तो दोस्तों हुमायूं नामा जिसकी रचना है उसका नाम है गुलबदन बेगम। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है दोस्तों कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो आप अपने प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, उनको लगा सकते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा आप प्रश्नों को लगाएंगे, जितने ज़्यादा आप प्रश्नों पर अपना वक्त देंगे दोस्तों, उतना ज़्यादा आप मजबूत होंगे और इतना ज़्यादा जल्दी आपको अपना लक्ष्य हासिल होगा। चलिए आगे चलते हैं। और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, लाइक कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगती है और कमेंट में उत्तर ज़रूर दें दोस्तों। अगले चलते हैं। बादशाहनामा ने किस मुग़ल सम्राट के राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन का वर्णन किया है। प्रश्न क्या है कि बादशाहनामा ने किस मुग़ल सम्राट के राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन का वर्णन किया है। जहांगीर, अकबर, शाहजहां, हुमायूं।
तो दोस्तों पातशाहनामा में किस मुगल सम्राट के राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन का वर्णन किया गया है? तो ये किया गया है शाहजहाँ के बारे में। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? अगला प्रश्न पूछ रहा है कि अब्दुल रज़्ज़ाक़ किसके शासनकाल में भारत आया था? आपके ऑप्शन है देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय या अच्युत राय के समय में आया था। तो दोस्तों अब्दुल रज़्ज़ाक़ किसके शासनकाल में आया था? तो अब्दुल रज़्ज़ाक़ आया था प्यारे दोस्तों, ये आया था देवराय द्वितीय के समय में। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किस यात्री ने भारत का दौरा किया और विजयनगर साम्राज्य के बारे में टिप्पणी दर्ज किया? आपके ऑप्शन है मार्को पोलो, डोमिंगो पेस, होरोनियस लोबो या निकोलाओ मनुची। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कूट का चयन करना है। पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा और तीसरा या पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए दोस्तों कि निम्नलिखित यात्री किस यात्री ने भारत का दौरा किया और विजयनगर साम्राज्य के बारे में टिप्पणी दर्ज किया है। और दोस्तों कमेंट में उत्तर जरूर करें दोस्तों, आपसे ये गुजारिश है कि उत्तर जरूर दिया करें। ठीक है दोस्तों। जब आप उत्तर देते रहते हैं दोस्तों तो हम लोग को भी लगता है कि हमारा वीडियो बनाना सफल रहा और आप भी अपने आप को आकलित कर सकते हैं, साक्षात्कार कर सकते हैं कि अपना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। बात समझ आ रही है दोस्तों? दोस्तों निम्नलिखित में से जिस यात्री ने भारत का दौरा किया और विजयनगर साम्राज्य के बारे में टिप्पणी प्रस्तुत की वो कौन सा है? वो डोमिंगो पेस हैं और होरोनियस लोबो। तो दूसरा तीसरा किस कूट पे दे रहा? सी पे दे रहा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस यात्री ने अपनी भारत यात्रा का महत्वपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया है? जीन बैप्टिस्ट, जुआनांग, ठीक है, जुआन जांग, अब्दुल रज़्ज़ाक़ या पिएत्रो डेलो वेले। ऑप्शन क्या दे रहा है? जीन बैप्टिस्ट, जुआन जांग, अब्दुल रज़्ज़ाक़, पिएत्रो डेलो वेले। नीचे दिए गए विकल्प से सही उत्तर चुनना है। पहला और तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, पहला तीसरा चौथा या पहला दूसरा तीसरा और चौथा। तो दोस्तों निम्नलिखित में जिस यात्री ने अपनी भारत यात्रा का महत्वपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया वो है जीन बैप्टिस्ट, जुआन जांग, अब्दुल रज़्ज़ाक़ और पिएत्रो डेलो वेले। तो ऑप्शन चारों सही है, चारों कौन पे? डी कूट पे दे रहा है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्यारे दोस्तों, आइए देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन अलबरूनी के जाति व्यवस्था के विवरण से संबंधित हैं? प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन अलबरूनी के जाति व्यवस्था के विवरण से संबंधित हैं? ऑप्शन है उन्होंने कहा कि प्राचीन फारस में 4 सामाजिक श्रेणियों को मान्यता दी गई। उन्हें बताया कि इस्लाम के भीतर सभी पुरुष को समान नहीं माना जाता है। उन्होंंने जाति व्यवस्था के ब्राह्मणवादी विवरण को प्रस्तुत किया लेकिन प्रदूषण की धारणा को अस्वीकार कर दिया। तो प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों अगर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से कथन अलबरूनी की जाति व्यवस्था के विवरण से संबंधित है, तो दोस्तों इसमें पहला तो आपका पहला सही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि प्राचीन फारस में 4 सामाजिक श्रेणियों को मान्यता दी गई थी। ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा सही है कि उन्होंने जाति व्यवस्था के ब्राह्मणवादी विवरण को स्वीकार किया लेकिन प्रदूषण की धारणा को स्वीकार कर दिया। दोस्तों इसमें कूट नहीं प्रिंट हो पाया, ठीक है, टाइप नहीं हो पाया, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि एक से अधिक। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? एक से अधिक। ठीक है, एक से अधिक।
ठीक है, या एक से अधिक भी ऑप्शन आ सकता है, इसमें हो सकता है पहला और तीसरा। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि तारीख़ फ़िरोज़शाही के विषय में सत्य है। ऑप्शन है, तारीख़ फ़िरोज़शाही में बलबन के सिंहासन रोपण से लेकर फ़िरोज़ शाह तुगलक के शासनकाल के छठे वर्ष तक का वर्णन है। इस रचना में उस काल के सामाजिक आर्थिक जीवन तथा न्याय सुधारों का वर्णन किया गया है। दूसरा, इस पुस्तक की एक सीमा धार्मिक पक्षपात है, हालांकि समकालीन इतिहास वर्णन की दृष्टि से इसका ऐतिहासिक महत्व है। तो सही कूट का चयन करते हुए सही उत्तर का चयन करना है कि पहला और दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है, केवल पहला सही है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, तारीख़ फ़िरोज़शाही के विषय में जो सत्य है वो पहला सही है कि तारीख़ फ़िरोज़शाही में बलबन के सिंहासन रोपण से लेकर फ़िरोज़ शाह तुगलक के शासनकाल के छठे वर्ष तक का वर्णन है। इस रचना में उस काल के सामाजिक आर्थिक जीवन तथा न्याय सुधारों का वर्णन किया गया है। अगला कथन है, इस पुस्तक की एक सीमा धार्मिक पक्षपात है, हालांकि समकालीन इतिहास वर्णन की दृष्टि से इसका ऐतिहासिक महत्व है। पहला दूसरा कौन से कूट पे दे रहा है? ए पे दे रहा है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि ताजुल मासिर के विषय में कौन सा कथन सही है? तो इसकी रचना हसन निजामी द्वारा की गई। इस पुस्तक में 1192 से 1228 ईस्वी तक के भारत की घटनाओं का विवरण दिया गया है। इसमें राजनीतिक घटनाओं के साथ साथ सामाजिक तथा धार्मिक जीवन का उल्लेख भी किया गया है। अगला, ये अरबी एवं फारसी दोनों भाषाओं में लिखी गई है। तो दोस्तों, अगर बात करते हैं तो पहला कथन सही है कि इसकी रचना हसन निजामी द्वारा किया गया है। इस पुस्तक में 1192 से 1228 ईस्वी तक के भारत की घटनाओं का विवरण दिया गया है। इसमें राजनीतिक घटनाओं के साथ साथ सामाजिक तथा धार्मिक जीवन का उल्लेख भी किया गया है। अगला कथन कह रहा है कि अरबी एवं फारसी दोनों भाषाओं में लिखा गया, तो दोनों सही है। तो दोस्तों, इसमें एक ऑप्शन कर लीजिए, पहला और दूसरा। ठीक है, पहला और दूसरा कर लीजिए क्योंकि इसमें टाइप नहीं हो पाया है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, प्रश्न क्या था? ताजुल मासिर के विषय में कौन सा कथन सही? तो ये दोनों कथन सही हैं। दोनों कथन किस कूट पे दे रहा है? बी पे दे रहा है, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? किताबुल रहला के विषय में कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि इसके लेखक अफ्रीका यात्री इब्न बतूता था। सन 1333 ईस्वी में वह भारत आया। वो 1342 ईस्वी तक रहा। उसने मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में न्यायिक पद पर कार्य किया। ये सही है। अगला कह रहा है कि अरबी भाषा में लिखित इस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिति का अच्छा चित्रण किया गया। तो पहला दूसरा दोनों सही है। तो पहला दूसरा कौन सा ऑप्शन भी दे रहा है? डी पे दे रहा है, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंध, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था? निम्न में से किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंध, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था? आपके ऑप्शन है कादिरा, नक्शबंदी, सोहराबंदी, सुहरावर्दी या फिर चिश्ती। तो प्यारे दोस्तों, निम्न में से जिस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंध, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था वो था सुहरावर्दी। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला और प्यारा प्रश्न है दोस्तों, यूरोप से भारत के लिए केप मार्क की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? अमेरिकी वेस्पूची, वास्को डी गामा, अल्बुर्बर्ग या कोलंबस? फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए कि सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। यूरोप से भारत के लिए केप मार्क की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? तो प्यारे दोस्तों, यूरोप से भारत के लिए केप मार्क की खोज सबसे पहले वास्को डी गामा की द्वारा की गई थी और ये 1997 की बात है। ठीक है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाली खोज केप ऑफ गुड होप के माध्यम से यूरोप से सीधे भारतीय उपमहाद्वीप की पहली दर्ज यात्रा थी। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा के नेतृत्व में यह 1997 से 1999 में राजा मैनुअल के शासनकाल के दौरान किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और कब किया था? तो 1497 से 99, ये भी याद रखिएगा, 1497 से 1499।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, तुझ के बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? फ़ारसी, अरबी, तुर्की, उर्दू। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तो दोस्तों, तुझ के बाबरी भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की आत्मकथा है और बाबर ने इसे तुर्की भाषा में लिखा था। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मीर मोहम्मद मासूम द्वारा लिखी गई पुस्तक तारीख़ मासूमी किस ईस्वी में पूरी हुई थी? यानी कि देखिए, दो प्रश्न बन सकते हैं इससे। एक, तारीख़ मासूमी किस ईस्वी में पूरी हुई, और उसके किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मीर मोहम्मद मासूम के द्वारा। दोस्तों, ये तीन प्रश्न बन सकते हैं इस प्रश्न से। और चौथा तो यही है कि कब हुई थी? 1600 ईस्वी में, 1414 ईस्वी में, 1333 ईस्वी में, 1349 ईस्वी में। मीर मोहम्मद मासूम द्वारा लिखी गई पुस्तक तारीख़ मासूमी किस ईस्वी में पूरी हुई? मीर मोहम्मद द्वारा लिखी गई पुस्तक तारीख़ मासूमी किस ईस्वी में पूरी हुई? तारीख़ मासूमी किस ईस्वी में पूरी हुई थी? तो दोस्तों, फटाफट से कमेंट में। तो पहले दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए गिफ्टेड है, तो फटाफट से इसको कमेंट में आंसर कीजिएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। चलिए आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आगे प्रश्न पूछ रहा है कि तारीख़ मुबारक शाही पुस्तक में किस राजवंश के सुल्तानों का वर्णन मिलता है? लोधी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, गौर वंश। तारीख़ मुबारक शाही पुस्तक में किस राजवंश के सुल्तानों का वर्णन मिलता है? तो दोस्तों, तारीख़ मुबारक शाही नाम पुस्तक में जिस राजवंश के सुल्तानों का वर्णन मिलता है, सैयद राजवंश, उसे क्या कहते हैं? सैयद राजवंश। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे दोस्तों कि भारत के प्राचीन नगरों का पतन नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं? आपके ऑप्शन है राधा कुमुद मुखर्जी, रोमिला थापर, डी कौशाम्बी, रामचरण शर्मा। तो दोस्तों, भारत के प्राचीन नगरों का पतन नामक प्रसिद्ध पुस्तक लेखक कौन है? रामचरण शर्मा। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, तबकाते अकबरी किसके द्वारा रचित है? तबकाते अकबरी किसके द्वारा रचित है? आपके ऑप्शन हैं ख्वाजा निजामुद्दीन, अब्दुल फजल, मोहम्मद कासिम, मिर्ज़ा हैदर, तुगलक। तो दोस्तों, तबकाते अकबरी जिसके द्वारा रचित है वो ख्वाजा निजामुद्दीन है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए, नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ नए प्रश्नों में। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल।